ये एक कुंडली मेरे पास आई है कंसल्टेशन के लिए। तो आज ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इससे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करना वो आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए, फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये कुंडली एकदम अननोन पर्सन से आई है, किसी ने फेसबुक से मेरा कांटेक्ट किया है और वहां से मुझे अप्रोच करके ये कुंडली दिया है। तो आज हम देखेंगे, और वो जो व्यक्ति है जिन्होंने ये कुंडली दी है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये टाइम और ये प्लेस है, उनका एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, हमेशा सर्विस की है, कभी भी बिजनेस किया नहीं है, और अभी तक कोई हेल्थ इश्यू या सर्जरी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकी एज हो रही है 30। हमारे पास हमेशा वो व्यक्ति की एज ध्यान में होनी चाहिए कंसल्टेशन करते समय, कि वो क्या एज के ऊपर हमारे पास आया हुआ है, मेल फीमेल एंड एज क्या है। तो एज है 30। अब जैसा कि हमारा सिस्टम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टाइम क्लाइंट ने दिया है वो टाइम से कुंडली बनाएंगे। अगर यहाँ पर जो चीजें बताई है वो चीज अगर उनके इसमें मैच हो जाती है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें मैच नहीं होती है तो हमें रेक्टिफाई की ओर जाना पड़ेगा। अब सबसे पहली हिंट मेरे लिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है वो 94 है, और अभी हम शुरू हो चुके हैं 2025 में, यानी कि ऑलमोस्ट 30 इयर्स की एज है, शादी हुई नहीं है। दैट मीन 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं सैटर्न से मिलना चाहिए। पहला तो एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम पहले हम कुंडली बनाते हैं, शुरुआत वहां से करते हैं कि क्या पोजीशन उसमें दिखा रहा है। और आपके सामने क्यों ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, ताकि अगर बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़े तो रूलिंग प्लैनेट की हेल्प से मैं बर्थ टाइम भी रेक्टिफाई कर सकूं, बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बन गई कुंडली फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले नजर करते हैं 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड से। 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड कौन है, सैटर्न है। सबसे पहला तो यहाँ पर हमें हिंट मिल गया, सैटर्न टेनेंटेड है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है राहु। राहु के तो जो भी कस्पल्स ऑफ लॉर्ड बनते हैं या नक्षत्र लेवल पे आते हैं तो उस भाव से जुड़े हुए जो रिजल्ट होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सैटर्न है तो डिले करता है, राहु है। अभी देखो 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड राहु है और नक्षत्र 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड राहु। तो मतलब क्या हो गया, एक तो शादी डिले होने के पूरे पूरे योग है, वो तो दिख ही रहा है, 30 साल हो गया शादी नहीं हुई है, तो ये तो काम कर रहा है। सेकंड चीज राहु है, तो अब जब कभी भी होगी तो क्या होगा, अनऑर्थोडॉक्सी होगी मैरिज के अंदर। उसकी वाइफ जो है या तो उससे उम्र में बड़ी होगी या अलग धर्म वाली होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी जो आमतौर पे मैरिज में नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स। पहला तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब जो दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि वो जो है व्यक्ति उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो इसका पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब कौन सा हम लोग देखेंगे, 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड हम देखेंगे। 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड की स्क्रिप्ट क्या बता रही है, 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न के पास तो 254 नंबर है, राहु के पास कौन से नंबर है, 524। 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 4th हाउस को दिखा रहा है, यानी कि एजुकेशन का योग तो दिखा रहा है। और राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन क्या है, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि। देखो सूर्य 11th हाउस लेकर बैठा है, खाली है, तो हायर एजुकेशन पूरा करने के योग है। सिंपल बात हो गई इसके अंदर, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि। शुक्र 259, 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 9th हाउस को दिखा रहा है, एंड शनि 254, यानी कि कुल मिला के हायर एजुकेशन का भी योग अच्छा है इसका। साइंस में किया हुआ है, तो मोटा मोटी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो बर्थ टाइम है वो परफेक्ट है। तो अब हम चेक करते हैं जो तीसरा चौथा रूल था, खाली सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये खाली एग्जाम्पल के लिए है। अगर ये नहीं भी मैच होता है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमने क्लाइंट से डिटेल ली है उससे तो मैच हो गया है। मैं खाली आपको सैंपल के लिए समझा रहा हूँ। फर्स्ट कस्पल्स ऑफ लॉर्ड एंड 9th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड सैटर्न है, दोनों एक ही प्लैनेट है। हो गया पहला पॉइंट क्लियर, पढ़ा है ना रूल बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, तो पहला रूल तो क्लियर हो गया। तो 30 इयर्स की एज है, बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो गया, मतलब 50% काम हो गया अपना। अभी तो खाली वो जो सवाल पूछे उसका आंसर देना है, स्क्रिप्ट बनानी है। अब हम इसका मैरिज का प्रॉमिस चेक करते हैं, जो ऐसे भी चेक करना ही है हमें। तो भाई अभी इसका 30 इयर्स की एज पे आया हुआ है, सर्विस कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पहला सवाल तो शादी का ही होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि 30 इयर्स की एज है, तो पहला शादी का सवाल होगा। तो मैं क्या करूंगा, 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड चेक करूंगा।
7CSL। देखो अभी इसका 7CSL कौन है? सैटर्न है। 7CSL सैटर्न। सैटर्न टेनेंटेड है 254। सैटर्न का स्टार लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड भी राहु, दोनों राहु राहु है। राहु राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन में सूर्य, सूर्य का एस्पेक्ट है, चंद्र का एस्पेक्ट है, और शुक्र एंड वीनस, शुक्र एंड सैटर्न। देखो ये सबका एस्पेक्ट है। अभी स्क्वायर यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट? स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, स्क्वायर मतलब पॉजिटिव। ये नेगेटिव एस्पेक्ट, ये नेगेटिव एस्पेक्ट, ये नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड ट्राइन जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब मैं पूरा कोर्स में मैंने आपको जो जो समझाया सिखाया बीच बीच में रिपीट करते जाऊंगा ताकि आपको वो रिकॉल भी होगा, जो मिस्टेक होगी वो आपको समझ में भी आएगा। अब जो है वो राहु क्या हो गया? 524। पहले राहु के नंबर्स लिख लेंगे। 524 जो नक्षत्र लेवल पे है। सूर्य के नंबर 4, 3, 8, 11, चंद्र 5, 6, 4, 10, शुक्र 259 एंड सैटर्न 254। देखो कस्पल सबलॉर्ड तो सैटर्न है ही है, नक्षत्र के साथ भी सैटर्न का एस्पेक्ट है, नक्षत्र के ऊपर भी, तो डीले डबल तरीके से कंफर्म हो गया। अब इस ये व्यक्ति की जो भी वाइफ आएगी उसके अंदर कौन से गुण मिलेंगे, कौन से नेचर में? सूर्य से जुड़ा हुआ ईगो हो सकता है, इमोशनल हो सकती है, गुड लुकिंग भी हो सकती है, जिद्दी भी हो सकती है, आलसी भी हो सकती है, उम्र में बड़ी भी हो सकती है, दूसरे धर्म की भी हो सकती है। सारी खूबियां इसके अंदर, इसकी वाइफ के अंदर भर भर के पड़ी होगी। अब इसका सबलॉर्ड तो राहु ही है, लेकिन राहु क्या है? टेनेंटेड है, तो हम क्लोज कहां पर करेंगे? 524 के ऊपर क्लोज करेंगे। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में सेकंड हाउस आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पावरफुल हाउसेस कौन से है वो जरा निकाल लेते हैं। इतने हाउसेस तो आए, लेकिन पावरफुल कौन से है जिसकी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है? देखो सूर्य का जो है ऑक्यूपेंसी 5th हाउस में भी है, 4th हाउस भी है और 5th हाउस भी है। सूर्य देखा ऑक्यूपेंसी में, वो उसको भूलना नहीं है। अब चलो देखो मैं क्या करूंगा, सैटर्न तो टेनेंटेड है तो इसको छोड़ दिया, राहु नक्षत्र पे है, राहु ऑलवेज काउंट, मतलब नक्षत्र ऑलवेज काउंट होता है, तो पहले राहु सेकंड हाउस में है तो राहु को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, सेकंड में बैठा है। 5th हाउस में प्लैनेट है, 4th हाउस में प्लैनेट है सूर्य, 11th हाउस खाली है, पावरफुल हो गया। सूर्य खुद बैठा है चौथे में और ऑक्यूपेंसी 5th का भी है। चंद्र छठे में बैठा है, 5th में तो प्लैनेट है, 4th में प्लैनेट है, 10th खाली है। शुक्र सेकंड में प्लैनेट है, 5th में खुद बैठा है, 9th खाली है। सैटर्न 5th में बैठा है, 4th में प्लैनेट है, सेकंड में भी प्लैनेट है। इधर देखते जाना साथ साथ में। तो ये चीज हो गई, और अल्टीमेटली फिर से राहु क्या है? सेकंड में बैठा है, बराबर। हालांकि ये तो सबलॉर्ड लेवल पे है, 5, 4, 4, 2, 5, 4 सभी नंबर का इंपॉर्टेंस होगा यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, वाइफ के नेचर में ये जैसे प्लैनेट के सारे कारक तत्व भी होंगे। अब वाइफ क्या है? फैमिली से अटैच होगी, सेकंड हाउस आ रहा है, वाइफ को पैसे की बहुत पड़ी होगी, धन से जुड़ी हुई होगी, वेल्थ पैसा ये सब चीजें उसको चाहिए। वाइफ को कंफर्ट भी चाहिए होगा, इच्छा पूरी, मतलब ये एम्बिशियस होगी, कर्म से जुड़ी हुई यानी कि वर्किंग होगी, अपना कर्म करने में बिलीव कर रही होगी, मुझे खुद कुछ काम करना है। 6th हाउस है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिस्प्यूट भी रहेगा, बाकी ओवरऑल अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरिज में। ओवरऑल तो 8, 12, 6, 8, 12 ऐसा तो कुछ है नहीं। जो इधर 8, 6 आ रहा है उसमें खाली 6 थोड़ा पावरफुल है, 8 तो वीक है, और 11 सबसे पावरफुल है। सबलॉर्ड लेवल पे भी सेकंड हाउस है, तो ओवरऑल शादी का सुख अच्छा है। डिले है नो डाउट, बट एक बार शादी हो जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं है। उतना तो समझ में आ गया आपको? बोलो। लव मैरिज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो लव मैरिज बोल सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया 7th हाउस। अब दूसरा व्यक्ति हमारे पास जनरली किस चीज के लिए आएगा? कैरियर के लिए। अभी जॉब कर रहा हूँ तो सवाल हो सकता है ना, अभी जॉब कर रहा हूँ तो कब तक जॉब करूंगा, कब बिजनेस करूंगा,
या मेरे लिए फेवरेबल इंडस्ट्री कौन सी है, कौन से फील्ड में मुझे काम करना चाहिए, ये सारे सवाल उसके हो सकते हैं। तो हम लोग 10th कस्पल सबलॉर्ड पे जाते हैं, वो है मून। टेन CSL मून 5 6 4 10 मून टेनेंटेड। अब सैटर्न नक्षत्र पे है तो एस्पेक्ट कंजंक्शन चेक करेंगे। कंजंक्शन में देखो वीनस है, ओनली वीनस। मर्क्यूरी, ये नक्षत्र, ये सब लोग मर्क्यूरी अनटेनेंटेड। तो मर्क्यूरी के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है, एंड मर्क्यूरी के नंबर है 2 5 1 12 2 5 1 12। अब सैटर्न के नंबर 2 5 4, वीनस के नंबर 2 5 9। क्लियर? अब देखो, अभी इसकी इंडस्ट्री की अगर बात करें, सेकेंड हाउस की इंडस्ट्री है इसकी, तो बैंकिंग, फाइनेंस, गोल्ड, ज्वेलरी, वेल्थ, मूवेबल असेट्स, उसके साथ जुड़ा हुआ फैमिली बिजनेस में भी ये जा सकता है। सेकेंड हाउस है, फैमिली का है। फिफ्थ हाउस है तो स्पोर्ट्स, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, सॉफ्टवेयर, फिर रेमेडीज से जुड़ा हुआ, छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ, वो सारी चीजों के अंदर वो काम कर सकता है। फोर्थ वास्तु, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। नाइन्थ कंसल्टेशन, हाँ फोर्थ लैंड भी है। एंड अल्टीमेटली सबलॉर्ड पे है सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस। तो ये सारी चीजें करके वो क्या कर पाएगा? अभी देखो सबलॉर्ड लेवल पे मर्क्यूरी है और 12th हाउस दिखा रहा है, मेन चीज ये है। तो अगर ये व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर अपना कर्म करता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज क्या है, 5 और 12 है, उसको वेल्थ में लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी है। मतलब बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा नहीं, रूटीन पैसा कमाएगा। सेकंड हाउस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड को नेगेट करने वाला फर्स्ट भी है, लेकिन सेकंड है तो ठीक ठाक तो चल ही जाएगा। फिफ्थ एंड 12th भी है, तो खास इसको रेकमेंड करना चाहिए कि भाई आप अपना प्रोफेशन जो है वो घर से दूर जाकर करोगे, जहाँ पर कल्चर अलग है, जहाँ पर कंट्री अलग है, तो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया इसके लेवल का अपना 10th कस्पल सबलॉर्ड का। अब जाहिर सी बात है, शादी की बात हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बच्चा कब होगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, फीमेल की कुंडली को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इसके अंदर वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खाली इतना चेक करना है तो कर सकते हैं संतान का योग है कि नहीं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। 5th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? केतु। सर इसमें से जॉब या बिजनेस नहीं देखना, इंडस्ट्री तो देख ली ना हमने, अभी जॉब और बिजनेस देखना है तो 6th हाउस को देख लेते। चलो कोई बात नहीं, ये 6th हाउस, वो तो क्या डिपेंड उसका क्वेश्चन कौन सा आएगा। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। यू आर राइट। 6th कस्पल सबलॉर्ड राहु। नहीं मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो मैंने मतलब 10th करके एक जॉब करना है या वो करना है, तो मैंने 6 भी किया, 7 भी, 10th भी किया। तो दैट इज द ओनली प्रोसेस, वो तो करना ही है। उसमें सिर्फ 7 दिखा रहा है, मतलब सब में सब दिखा रहा है, तो वो तो दशा के ऊपर। हाँ वो हम कर लेंगे। 6th कस्पल सबलॉर्ड राहु है 5 to 4। राहु का स्टार लॉर्ड सैटर्न। अभी सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन का तो स्टोरी हमें पता है। एंड यहाँ पर मर्क्यूरी 5th में आ गया 2 5 4 2 5 9। मर्क्यूरी में आ गया 2 5 1 12 एंड 1। मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है, लेकिन उसके ऊपर किसी का एस्पेक्ट कंजंक्शन कुछ भी नहीं। अब देखो 6th कस्पल सबलॉर्ड 5th को दिखा रहा है, यानी नेगेट तो कर ही रहा है, जॉब को नेगेट कर रहा है। लेकिन अगर 5th हाउस से जुड़ी हुई जॉब करेगी तो करेगा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज बार बार बीच में जॉब छोड़नी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। घर से दूर जाकर जॉब करने का देखो कर्म भी दिखा रहा है, घर से दूर जाओ। अनटेनेंटेड मर्क्यूरी है, ये भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाओ। 12th हाउस की पोजीशन क्या है देखो, खाली है, मतलब और पावरफुल है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो गया। अब 7th हाउस का देखते हैं। 7th का तो ये बनाया हुआ ही है हमने। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अपनी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर
7th हाउस में सेकंड हाउस तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो 6th में भी सेकंड हाउस तो आ रहा है। फैमिली यहाँ पर तो नेगेट हो रहा है, 6 को नेगेट कर रहा है 5th एंड 12th खाली है। यहाँ पर क्या है, 7th को नेगेट करने वाला कोई नहीं है और सेकंड हाउस भी दिखा है। तो इससे कंपेयर में ज्यादा इसके रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन ओवरऑल कर्म क्या बता रहा है, जो भी कर्म करो घर से दूर जाकर करो, और घर से दूर जाओ तो फिर वहां पर वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकता है। बट अब वो सारी चीजें डिपेंड करेगी कि दशा कौन सी चल रही है। वो एक कुंडली मैंने आपको दिखाई दी ना, जिसके अंदर आपने आई थिंक आंसर दिया था कि जो दशा चल रही है वहां पर कहीं पर वो आ ही नहीं रहा। 6 नंबर इसके लिए वो जॉब ही नहीं 7 नहीं आ रहा, इसलिए वो जॉब ही कर रहा है कब हाँ से। पॉजिटिव है बिजनेस उसके लिए ज्यादा, लेकिन जॉब ही किए जा रहे हैं क्योंकि वो नंबर ही उसको दशा में नहीं मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो जाएगी। अभी इसका दशा तो हमने चेक नहीं किया, ये सब हम उसके स्टैटिक प्रॉमिस को चेक कर रहे हैं। अभी जो बात चल रही थी संतान की 5th हाउस की, 5th CSL, केतु, केतु अनटेनेंटेड 4 8 11। देखो केतु अनटेनेंटेड 4 नेगेट कर रहा है, 5th को नेगेट करता है 4, साथ में 8 आ गया। 11th हाउस है, 11th हाउस खाली है केतु की स्क्रिप्ट में, यानी बच गया थोड़े हद तक, वरना काफी हालत खराब हो जाती पहले ही, क्योंकि केतु अनटेनेंटेड है, यहां से ही दिखा दिया। केतु डिटैचमेंट है, केतु कट है, केतु प्रॉब्लम डालने वाला है सीधा सीधा। यहां से तो पहले ही पता चल गया, आगे कुछ देखे नहीं देखे उसके पहले ही। अब देखते हैं केतु का ये कनेक्शन क्या है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, ये सब के एस्पेक्ट है केतु के ऊपर। सूर्य की वजह से 4 3 8 11 एंड सूर्य में 5th हाउस भी आ रहा है, तो नेगेट तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी बचाने वाला 5th आया। 11th पावरफुल है, तो टोटल संतान नहीं है ऐसा तो हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन संतान के केस में फीमेल की कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और वो भी देखना है बैरन साइन में है कि वाटरी साइन में है, कौन सी साइन में है वो भी खास देखना है, और वो सब ज्यादा फीमेल की कुंडली में देखेंगे। मून 5 6 4 10, शुक्र 2 5 9, सैटर्न 2 5 4। एक और चीज क्या पता चली, केतु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, संतान में डीले, शादी डीले तो संतान ऑटोमेटिक डीले ही हो गया, सीधी सीधी बात आ गई। तो ये चीज हो गई। अब केतु उसके ऊपर ये एस्पेक्ट कंजंक्शन का ये लिस्ट है। अब नक्षत्र, केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन कोई नहीं है। 4 3 8 11 एंड 5 एंड सब लॉर्ड सैटर्न। कितनी जगह पे सैटर्न लेकर बैठा है, सब लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न पे तो हमें पता है शुक्र है, और सैटर्न में है 2 5 4, शुक्र में है 2 5 9। तो संतान को कंप्लीट नेगेट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है डेफिनेटली। 4 8 है, 4th की और 8th की अभी स्ट्रेंथ चेक करो। 4 8 तो है लेकिन कितना पावर है उसमें, दम है कि नहीं कुछ। 4th में तो प्लैनेट बैठा है तो दम निकल गया। केतु खुद 8 में बैठा है तो पावरफुल हो गया, खुद 8 में बैठा है। 11th खाली है तो हर्डल ऑब्स्टेकल तो है लेकिन इच्छा पूर्ति भी है, ये प्लैनेट ने खुद ने दिखा दिया। और इसके ऊपर सैटर्न जो इसका एस्पेक्ट है तो डीले भी है, वो भी दिखा दिया। नक्षत्र पे आओ तो 4 3 8 11 तो स्टोरी यही है। सूर्य खुद 4th में बैठा है तो नेगेट वाले हाउस में बैठा है, लेकिन 5th को भी कंट्रोल कर रहा है, और सूर्य का 11th हाउस खाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 5 11 आया, 8 का पावर 3 का पावर कम हो गया। एंड अभी आ गए सब लॉर्ड पे। सब लॉर्ड पे तो 5th हाउस आ ही रहा है, और सैटर्न खुद 5th में बैठा भी है। तो संतान डीले, मतलब डीले है डेफिनेटली, थोड़ी हर्डल ऑब्स्टेकल भी डेफिनेटली रहेगी, बट बिल्कुल संतान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, संतान प्राप्ति है। फाइनल कंक्लूजन हम लेंगे उसके वाइफ के कुंडली के ऊपर से। अब ये चीज हो गई। अब देखो ओवरऑल हेल्थ के बारे में देखेंगे। ओवरऑल हेल्थ को कौन दिखाता है? फर्स्ट हाउस। तो ये फर्स्ट हाउस सैटर्न की कुंडली, सैटर्न की कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट हमारे सामने है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 5 नंबर ज्यादा आ रहा है, वही अपना रूल याद करो। 6 को नेगेट करेगा
वही अपना रूल याद करो, गुड नंबर फॉर गुड हेल्थ एंड नंबर फॉर बैड हेल्थ। गुड हेल्थ में ओवरऑल क्या 1, 5, 9, 11। बैड हेल्थ में ओवरऑल क्या 6, 8 एंड 12। तो इसके पास क्या है 5 है, 11 है, 9 है, 5 है, 9 है, ओवरऑल अच्छी हेल्थ है। इसको कौन सी बीमारी हो सकती है वो हमें 6 कस्पल सबलॉर्ड बताएगा। तो 6 कस्पल सबलॉर्ड में राहु है, सैटर्न है, वीनस है। अब वीनस है तो किडनी से जुड़ी हुई, सैटर्न है तो लॉन्ग टर्म बीमारी या पैरों से जुड़ी हुई, जॉइंट से जुड़ी हुई, एंड वो मर्क्यूरी अनटेनेंटेड है तो वेन से जुड़ा हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ, जो भी मैंने आपको दिया है सारा स्किन डिजीज वीनस आता है, वीनस आ सकता है। यस, मतलब ये प्लैनेट के कारक तत्वों के हिसाब से उसको बीमारी हो सकती है। बोलो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 30 साल की उम्र का जो व्यक्ति है उसके एंगल से सोचो तो आपको तुरंत फटाफट समझ में आएगा कौन सा कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना। आप सोचो तब तक हम देखते हैं कि ये व्यक्ति के पास ओवरऑल वेल्थ कैसी रहेगी। सेकंड हाउस में वही बोलने जा रहे थे, ओवरऑल वेल्थ इसकी कैसी रहेगी। सेकंड सीएसएल है इसका वीनस अनटेनेंटेड। तो वीनस के नंबर है 259। कंजंक्शन में सैटर्न है वीनस के साथ, सैटर्न का है 254। सैटर्न आ गया मतलब देखो सेकंड हाउस तो है, तो पहली बात इसका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो सेकंड हाउस हो सकता है। सेकंड हाउस मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, वो सब मूवेबल एसेट, फैमिली, ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं इसके। 5th हाउस, 9th हाउस फादर, 4th हाउस मदर, ये उनसे भी इसको वेल्थ प्राप्त की हो सकती है, पैसा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सब जगह पे क्या है सैटर्न है, तो इसके जीवन में हर एक चीज क्या होगी डिले से, हर एक मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजों में सैटर्न आ गया है तो मिलेगा तो सब, लेकिन डिले होकर मिलेगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब शुक्र का स्टार लॉर्ड राहु, राहु में 5, 2, 4, राहु के ऊपर एस्पेक्ट कंजंक्शन हमने चेक किए थे, ये रहा, ये हो गया उसका नक्षत्र लॉर्ड, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, ये सब के एस्पेक्ट है। 4, 3, 8, 11, 5, 5, 6, 4, 10, 2, 5, 9, 2, 5, 4 और शुक्र राहु फाइनली 5, 2, 4। सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड ने अल्टीमेटली के सबलॉर्ड ने अल्टीमेटली सेकेंड हाउस को दिखाया है। ओवरऑल वेल्थ अच्छी रहेगी। 6, 11 मतलब भरपूर वेल्थ नहीं है बट ओवरऑल वेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाए ऐसा कुछ तो नहीं होगा यार। 4th हाउस है तो प्रॉपर्टी से भी वेल्थ जनरेट कर सकता है, मदर से भी वेल्थ मिल सकती है। 5th हाउस से, तो 5th हाउस से जुड़ी हुई चीजों से, अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था 10th कस्पल सबलॉर्ड 5th को दिखा रहा है, यानी कि इसका कर्म अगर 5th हाउस से जुड़ा हुआ हो तो वेल्थ भी सेकंड हाउस से जुड़ी हुई है, मिल रहा है। तो 5th हाउस को ज्यादा प्रायोरिटी देगा तो वेल्थ ज्यादा मिलेगी। अब दशा का एनालिसिस बाकी है अभी मैं इधर से खाली स्टैटिक से बोल रहा हूँ। और अगर खुद का बिजनेस करना हो तो 7th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में कहां पर आ रहा है 5th हाउस, देखो 7 में भी 5th हाउस आ रहा है। तो जितना हो सके इतना ये घर से दूर जाए और 5th हाउस को पकड़ के रखे तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। दशा के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 30 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया है तो सोचो। खुद का घर ले सकता है कि बराबर है। 4th कस्पल सबलॉर्ड राहु, ये रहा 4th कस्पल सबलॉर्ड राहु, घर से दूर। 4th में 12th आ गया, घर से दूर तो दिखाई रहा है पहले तो। अच्छा 4th कस्पल सबलॉर्ड राहु आ गया मतलब सुनो अभी ध्यान से। 4th कस्पल सबलॉर्ड राहु आया मतलब इस व्यक्ति को घर से जुड़े हुए मैटर के अंदर बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। या तो घर से जुड़ी हुई मैटर में चीटिंग हो सकती है, घर हॉन्टेड मिल सकता है, घर के अंदर मेंटल पीस नहीं होगी,
घर के आजू बाजू में कोई पीपल का पेड़ हो सकता है, घर भी डिले से होगा, राहु है नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है तो घर भी डिले से होगा। जब होगा तब अच्छा होने के योग है क्योंकि वीनस है, जब होगा तब लग्जरियस होने के योग है। कब होगा वो तो डिले बताएगा और दशा बताएगी, लेकिन जब होगा तो ये योग दिख रहा है। और उसके सबलोड में फाइनल क्या आ रहा है 2 5 12। घर के मतलब ये व्यक्ति अगर खुद का घर ले रहा है तो खर्चा ज्यादा दिख रहा है, व्यय ज्यादा दिख रहा है। घर से जन्म स्थल से दूर चला गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि 8 नंबर नहीं है तो ज्यादा दिक्कत या ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा केयरफुल तो रहना है क्योंकि 12th हाउस है और 12th हाउस खाली है। तो प्रॉपर्टी का हो गया, 4th हाउस का बोलो। और अब हम क्या करेंगे, इसके डायनामिक प्रॉमिस के ऊपर जाते हैं। इसका डायनामिक प्रॉमिस क्या बोलता है? डायनामिक प्रॉमिस मतलब दशा। तो अभी इसके जीवन में अभी दशा कौन सी चल रही है, पहला तो हम ये नोट करेंगे। दशा मरकरी की चल रही है 25/9/2025 तक, यानी कि मरकरी की महादशा में अभी 9 मंथ्स बाकी है। अब मरकरी की महादशा में सबसे लास्ट अंतर्दशा कौन सी होती है? सैटर्न। अंतर्दशा, हाँ। सैटर्न। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो मरक्यूरी की स्क्रिप्ट चेक करते हैं। क्या मरक्यूरी शादी दिखा रहा है? देखो पूरी मरकरी की महादशा निकल गई, शादी अभी तक हुई नहीं है। तो मरक्यूरी की स्क्रिप्ट क्या दिखा रहा है? मरक्यूरी की स्क्रिप्ट के अंदर 5/12, 2/5/12, 2/4/3 आ रहा है, ठीक है। अंतर्दशा शनि की चालू कब हुई? 16 जनवरी 2023 के बाद शनि की अंतर्दशा चालू हुई और अभी तक शादी हुई नहीं है। सैटर्न की अंतर्दशा शादी को दिखा रहा है कहां से? अंतर्दशा हमें मोस्टली ऐसी पकड़नी है जो प्राइम हाउस को कवर करे। प्राइम हाउस कौन सा शादी के लिए? 7th हाउस। मरक्यूरी में 7th हाउस है कहां पर? मतलब ये तो महादशा है तो चलो महादशा में तो 2nd हाउस भी एक बार हम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन सैटर्न में 7th हाउस है कहां पर? नहीं है। मरकरी के बाद में केतु की महादशा आएगी, केतु आएगा। केतु में 2nd हाउस है, केतु में 11th भी है, तो मैं पकड़ सकता हूं कि इसमें शादी के योग केतु की महादशा में बनेंगे। अब केतु के अंदर केतु सबसे पहला आएगा। इधर 7th हाउस मिल रहा है क्या? पहले हम ये चेक करेंगे। केतु नहीं, लेकिन इसके अंदर हमें फिर ये भी चेक करना होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन गोचर में वो अंतर्दशा का प्लैनेट कहाँ से गुजर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट पहले अगर हम दशा अंतर्दशा को पकड़े तो केतु की महादशा लेंगे। केतु में सबसे पहला तो केतु ही आएगा। केतु के अंदर अगर हम शुक्र पकड़े तो कौन सा टाइम आएगा उसका? दो 2027। देखो 21 फरवरी तक तो केतु में केतु चलेगा, उसके बाद में आएगा शुक्र, ठीक है। तो हम चेक करते हैं पहले तो केतु में केतु चलेगा तब उसकी शादी का योग है कि नहीं। केतु में केतु कब आएगा? 25/9/2025 यानी 26/9/2025 से। अक्टूबर मंथ में मैं टेंटेटिव चेक करता हूँ अभी फिलहाल केतु कहाँ पर होगा। केतु सूर्य की राशि में शुक्र के नक्षत्र में होगा, बराबर है। सूर्य की राशि और शुक्र का नक्षत्र,
तो शुक्र इसको शादी दे रहा है। दे नहीं शुक्र के पास सेकंड हाउस है, शुक्र दे रहा है शादी। अब देखो इधर से क्या मिल गया, 11th हाउस मिल गया, 11 and 2। शुक्र के पास से 2 मिल गया, तो प्रत्यंतर में मुझे कौन सा मिलना चाहिए, कंपलसरी 7 तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अब 7th खाली जुपिटर के पास है, तो वो पीरियड कब आएगा कि जब केतु के अंदर जुपिटर चले, वो पीरियड आएगा 20 दिसंबर 2025। ये प्रत्यंतर का लिस्ट है ना, 20 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी तक। अभी हम लोग तो कहां पर चले गए, नहीं बराबर है, तो 20 दिसंबर 2025 यानी उसके अंदर मैं 1 महीना और आगे कर लूंगा खाली। अक्टूबर दिसंबर में केतु कहाँ है, सूर्य और शुक्र में ही है, तभी जुपिटर का सपोर्ट मिल जाएगा। जुपिटर प्रत्यंतर में एक्टिव हो जाएगा ना जुपिटर। हाँ ओके। अभी यहाँ पर देखो मैंने 28 दिसंबर लिया है, तो 28 दिसंबर को चालू ही होगा, 19 के बाद में जुपिटर की प्रत्यंतर चालू होगी, और ये केतु वहां पर कब, वहां शुक्र में से निकलेगा, तो मोस्टली उसके अंदर उसका शादी का योग बन रहा है। सबसे पहला शादी का योग उसका वहां पर बन रहा है। अगर केतु के अंदर में जुपिटर की प्रत्यंतर दशा अगर पकड़ रहा हूं, तो फिर सीधा वो कब ही जाएगा, केतु के अंदर जुपिटर की प्रत्यंतर दशा मतलब सीधा 2030 पे जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, पहला जो योग इसका बन रहा है वो दिसंबर 25 में बन रहा है। बस पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। इसकी तो महादशा के मरकरी की तो पूरी हो जाएगी। ये दशा वशा का तो हम लिखेंगे। अभी हमने जो प्रेडिक्शन किया, मेरी हैबिट है मैं वो प्रेडिक्शन लिख के रखता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, प्लैनेट की स्क्रिप्ट लिख दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, प्लैनेट की स्क्रिप्ट लिख दूंगा। और यहाँ पे जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 5 प्लैनेट की स्क्रिप्ट यहाँ पे, 4 की यहाँ पे। अभी इधर से थोड़ा हमारा प्रेडिक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज इन दिसंबर 25 और जनवरी 26, क्योंकि है ना 8 जनवरी तक चलने वाला है ना जुपिटर प्रत्यंतर में। देख लो फिर से, कंफ्यूज मत होना। 8 जनवरी तक चलने वाला है, तो दिसंबर एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि ये टाइम पे शादी का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रहा है, बराबर। अब उसका जो दूसरा सवाल है कैरियर के रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। तो कैरियर में अभी उसको मर्क्यूरी की महादशा खत्म हो जाएगी, केतु आएगा। देखो केतु क्या दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, नीचे सब लॉर्ड के नक्षत्र के ऊपर भी 5th हाउस आ रहा है। तो ये व्यक्ति को जॉब करने में वो टाइम पे दिक्कत आएगी। अभी ऐसे में क्या, एक बाजू शादी हुई और एक बाजू जॉब में प्रॉब्लम आया, तो व्यक्ति के दिमाग में ऐसा चलने लगता है, अरे मैंने अभी शादी की और मेरी जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ गया। वो ऐसा कुछ होता नहीं है, इधर यहाँ पर योग ऐसा है उसलिए ऐसा होता है। बट इसको पूरी केतु की स्क्रिप्ट में ये 11th हाउस बहुत पावरफुल है। देखो 11th हाउस खाली है एंड केतु की स्क्रिप्ट में एक्टिव है, तो हर जगह से जहां पर भी 8-5 की प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हर जगह से उसको बचा लेगा, अल्टीमेटली बचेगा वो। अब वो टाइम पे केतु जो हमने अभी देखा कि शुक्र के उसमें से जा रहा होगा, देखो उसमें कहीं पर उसको बचाने वाला है कोई, केतु एज अ महादशा। तो केतु की महादशा कितने साल चलेगी, चलो दशा अभी मैं सीधी केतु की एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि बुध के लिए तो खाली 9 महीने बाकी है, उसका कुछ आगे ज्यादा है नहीं। तो मैं केतु को पकड़ता हूँ। केतु का कब तक चलेगा, 26/9/2025 वहां से लेकर केतु के अंदर महादशा चलेगी 25/9/32 तक, 7 साल की चलेगी। उसके अंदर केतु के अंदर एडी केतु
यहाँ पर केतु की स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं तो और समझ में आएगा। आठ 5 9 वीनस सूर्य 4 11 5 सैटर्न में कुछ नहीं है एंड राहु में 2 4 3 5। केतु का इसका जो टाइम पीरियड है कितने साल का, 25 से लेकर 32 तक का, 7 साल का टाइम पीरियड प्रॉब्लम वाला रहेगा, क्या लगता है? प्रॉब्लम वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक और वो सब तो बराबर है, लेकिन केतु 8 हाउस में खुद बैठा है और केतु अनटेनेंटेड है, मतलब अनटेनेंटेड इसीलिए इधर 8 हाउस आया है, तो 8 हाउस आ गया स्ट्रांगली। अभी फाइनेंस के एंगल से अच्छे नंबर कौन से? फाइनेंस का 2 6 10 11, तो 2 and 11 मिल रहा है, लेकिन साथ में नेगेटिव भी है, देखो 5 और 8, 5 8 12 नेगेटिव, 2 6 11 पॉजिटिव, तो एवरेज हो गया सब। अच्छा खासा मस्त 11 लेकर बैठा था, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो 2 11 एंड 5 और 8 दोनों है, तो एवरेज हो गया उसका। बट जो भी प्रॉब्लम आएगा उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से बच जाएगा, क्योंकि 11th हाउस स्ट्रांगली एक्टिव हो रहा है। अभी केतु के बाद में फिर महादशा आएगी शुक्र की। केतु के अंदर देखो शादी दिखा रहा है, सेकंड हाउस, संतान दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, मेन जो 3 चीज चाहिए इंसान को, वो तीनों केतु की महादशा में उसको मिल रही है। सिंपल बात है। मतलब ये 9 महीने के बाद ही जो होगा उसका, 9 महीने के बाद, तुरंत नहीं, 9 महीने के बाद लेकर आने वाले 7 साल के अंदर शादी, बच्चा एंड उसका खुद का घर लेना है तो घर। केतु की महादशा इतनी चीजों को दिखा रहा है। मतलब ये 9 महीने में उसका कुछ नहीं होगा उसके, ये 9 महीने में कुछ नहीं, ये 9 महीने में कुछ नहीं। और ये जो है 3 और 9 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का योग दिखा रहा है। अगर फॉरेन जाने का सोच रहा हो तो मिल सकता है पॉसिबिलिटी, 3 और 9 है। 12th हाउस एक्टिव नहीं है, कौन सी दशा में 12th हाउस आ रहा है? देखो केतु के अंदर मंगल में 12th मिल रहा है 12th हाउस, केतु के अंदर सूर्य में 12th है, हाँ वही ढूंढ रहे, सूर्य में है, मून के अंदर है, मंगल के अंदर है, तो 3 9 इधर से मिल रहा है, इधर से 12 मिलेगा, तो उतनी अंतर दशाओं में फॉरेन जाकर आ सकता है अपने कर्म के हिसाब से, मतलब काम को लेकर फॉरेन जा सकता है, आ सकता है। केतु के बाद महादशा किसकी आएगी? शुक्र की। शुक्र की स्क्रिप्ट ऐसे भी यहां पर लिखनी है, 5 9 राहु 2 4 3 5, राहु एंड सैटर्न 5 9। शुक्र की महादशा में केतु जितने हर्डल ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे, कम आएंगे, बट उसको यहाँ पर जो 11th है 2 and 11 का कॉम्बिनेशन वो भी चला जाएगा, 5 बचेगा और 2 बचेगा, 2 मतलब रेगुलर इनकम, 5 मतलब अभी शुक्र की महादशा में जॉब कर रहा होगा तो बेचारा बहुत बार परेशान होगा। सेम चीज केतु में भी है, 5 नंबर बीच बीच में आ रहा है, तो जॉब में वो स्टेबल नहीं रहेगा, बार बार बदली करनी पड़ेगी उसको जॉब। 3 and 9 अगेन फॉरेन चला गया बार बार, या फॉरेन जाने का योग मिल गया उसको तो बहुत अच्छा है। 9th हाउस का और क्या बोल सकते हैं सर? कर्म। 9th हाउस का कर्म से क्या लेना देना है उसको? अगर हायर एजुकेशन करना है, हायर पढ़ाई करना है उसको, तो अपने प्रोफेशन को लेकर या उसको और कोई स्टडी करना है तो वो हायर स्टडीज कर सकता है। कंसल्टेशन का काम करना है तो कंसल्टेशन कर सकता है। अब कंसल्टेशन में शुक्र की महादशा 20 साल का पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है लॉन्ग टर्म में, अगर बेनिफिट, तो क्या उसका कर्म 9th हाउस को सपोर्ट कर रहा है? 10 कस्पल सपोर्ट की स्क्रिप्ट में 9th हाउस आ रहा है, तो कर सकता है। तो वो टाइम पे अगर वो कंसल्टेशन, किससे जुड़ा हुआ कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन करे, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन करे, तो उसको बेनिफिट मिल सकता है। अगर करियर के एंगल से बात करें तो 9th हाउस मतलब कंसल्टेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, वो इसके अंदर वो 9th हाउस के फील्ड में काम कर सकता है, क्योंकि 10th कस्पल सबलॉर्ड की
स्क्रिप्ट में स्टैटिक प्रॉमिस में 9th हाउस आ रहा है और उसको दशा में भी उसका सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए वो कर सकते हैं। तो अब सवाल ये भी आता है कि 9th हाउस का काम करके वेल्थ जनरेट कर सकता है, तो 9th हाउस की कस्पल सबलॉट की स्क्रिप्ट तो चेक करो। देखो 9 की कस्पल सब 9 सैटर्न की स्क्रिप्ट तो है, पैसा जनरेट कर सकता है। तो हमारा सेकंड प्रेडिक्शन क्या हो गया, उसको क्या एक और पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि केतु तक तो ठीक है जॉब करो, क्योंकि 11th हाउस है तो कहीं ना कहीं से तो बचाएगा, लेकिन 2032 के बाद में खुद का कंसल्टेशन का काम करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। एक चीज पहले तो ये, अभी केतु का तो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं लिखूंगा। हमारे डिस्कशन में एक पॉइंट आया तो ये लिख सकते हैं, यू मे डू कंसल्टेशन और काउंसलिंग प्रोफेशन आफ्टर क्योंकि शुक्र की महादशा चालू होगी तभी उसको ये करना है। अभी केतु का प्रेडिक्शन क्या आएगा, स्ट्रगलिंग एंड ऑब्स्टेकल पीरियड बिटवीन सितंबर 25 टू सितंबर 32। ओवरऑल 7 साल स्ट्रगल प्रॉब्लम वाले रहेंगे, बट ओवरऑल नो मेजर इश्यूज और you will overcome it nicely। ज्यादा इश्यू नहीं है, इश्यू होगा तो भी आप उसको ओवरकम कर जाओगे। अभी 8 हाउस है, केतु है तो सर्जरी का भी योग है, तो जब दशा के अंदर 1, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन होगा तो सर्जरी होगी। अब यहां पर हमें दिख रहा है क्लियर कट, किसके पास है 1, 8, 12, दशा के पास तो 8 नंबर है ही है, बराबर। 12 नंबर मून के पास है और 1 नंबर जुपिटर के पास है। तो केतु की महादशा चल रही होगी, उसमें चंद्र की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा, या फिर गुरु का अंतर्दशा और चंद्र का प्रत्यंतर दशा, सर्जरी का योग है। नीड टू लिख दो सीधा इधर। 4th हाउस व्हीकल है, व्हीकल से एक्सीडेंट का योग है, उससे सर्जरी भी हो सकती है। एक और प्रेडिक्शन अपना बन गया। नीड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जरी, ड्राइव व्हीकल slowly and carefully। हो गया प्रेडिक्शन। ठीक है, चलो और क्या एनालिसिस कर सकते हो। अभी इसकी एज फिलहाल 30 है, ये तो खत्म हो जाएगा तो 31। अब यहाँ पे आएगा तो 31 से लेकर 7 साल और 38 साल का तो हो जाएगा, और 38 के बाद 20 साल शुक्र चलेगा, 58 तक पहुंच जाएगा। और यहाँ देखो शुक्र के, मैंने आपको बोला था ना, मैं होता तो मैं बोलता उसको 5th हाउस, तो उसके लिए इंडस्ट्री कौन सी अच्छी है ज्यादा, 5th हाउस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि 5th हाउस 10th को भी कनेक्ट कर रहा है। शुक्र का जब टाइम पीरियड आएगा तो उसमें भी 5th हाउस है, केतु का टाइम पीरियड है उसमें भी 5th हाउस है, तो 5th हाउस से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन करे, इधर भी 4th हाउस है, इधर भी 4th हाउस है, तो 4th हाउस से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन 5th हाउस से जुड़ा हुआ कंसल्टेशन करे, स्पेशली शुक्र में, तो उसको सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा। तो फेवरेबल इंडस्ट्री। सर अगर आप उनको ये बोलो कि बिजनेस में आप करो बिजनेस या ये, कि वो पूछेगा नहीं अभी से कुछ कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं ना, मैंने वही तो आपको समझाया। 5 नंबर इधर है,
इधर देखो ध्यान से, हाँ। 5 नंबर इधर है, 5 नंबर केतु में भी है, 9 नंबर इधर भी है, 9 नंबर इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, और वही 4, 5 और 9 उसको 10th हाउस में भी कनेक्ट है। तो उसको बोल सकते हो कि आप अभी से शुरू करो, इसका रियल फ्रूट आपको कब मिलेगा? 6 साल के बाद रियल फ्रूट उसका मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जब केतु का टाइम पीरियड है तो हर्डल ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम तो आएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ये शुरू किया, प्रॉब्लम आ रहा है, चल नहीं पाएगा तो अच्छा किया बुरा किया, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़े हर्डल ऑब्स्टिकल आएंगे, वो मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ, लेकिन इसके रियल फ्रूट जो आपको मिलेंगे वो आपको 6 साल के बाद। सर ऐसे भी कोई भी बिजनेस को सेट करो तो 3-4 साल तो ऐसे भी लगते हैं। और मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ, 2025 के बाद शुरू करो, 2026 में स्टार्ट करोगे, 26, 27, 28 उसको सेट करोगे, फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी ट्रैक पे आएगी और रियल फ्रूट आपको 2032 के बाद आपको मिलना शुरू होगा। क्योंकि ना तो वहां पर 8 है ना तो 12 है, और जो काम करेगा उसमें स्मूथली चलेगा अगर ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा तो। क्योंकि वो इतना वेट करके अभी से चालू होता है, दिख ही रहा है कि वो जॉब हाँ, अभी से नहीं, मरकरी की महादशा चालू है, वो खत्म होने के बाद। हाँ, मतलब कहने का मतलब उसमें भी क्या होगा, वो चालू करने जाएगा तो दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि 8 हाउस लेकर बैठा है। बट उसको समझा के रखा होगा कि ये मैं तेरे लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं तुझे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप जो कर रहे हो आप छोड़ दो, अभी के अभी जो कर रहे हो वो चालू रखो, लेकिन साइड बाय साइड थोड़ा प्लानिंग करो। तो केतु में प्रॉपर प्लानिंग कर ले अगर वो व्यक्ति, तो उसको शुक्र में बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। शुक्र का पीरियड भी उसको देखो, इसके जीवन के पीक टाइम पे आएगा, बराबर 38 की एज में आएगा और 58 तक चलेगा। तो 20 साल तक अगर इससे जुड़ा हुआ होगा तो फैंटास्टिक टाइम पीरियड है उसके लिए। हमें उसको ये बताना है कि उसको क्या करना है। तो अभी फेवरेबल इंडस्ट्री कौन सी हो गई? 4th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। बीच में क्या क्या आता है वो उसको समझा सकते हैं। 2nd हाउस भी है ऑब्वियसली, तो ये इंडस्ट्री उसकी फेवरेबल। मैंने उनको ऑलरेडी सवाल पूछा है, देखो मैंने जिसके थ्रू ये कुंडली आई है उसको ऑलरेडी सवाल पूछा है, व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन और कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी हुई, फॉरेन की कंपनी हुई, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन से सेक्टर में उसकी जॉब चल रही है, मैंने देखो पूछा है सेक्टर और इंडस्ट्री। अगर वो इसी से जुड़ा हुआ होगा तो अच्छी बात है, आगे चल के उसको अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो उसको फिर ज्यादा हमें उसको छेड़ना है, उसको कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसको गाइडेंस करने के लिए हम बता सकते हैं। बोलो अभी इसकी कुंडली को लेकर आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 3 बजे कुंडली का एनालिसिस चालू किया, 3:53 को खत्म हो गया, और वो भी आपको एक्सप्लेन करते करते। मैं अकेला होता तो 15-20 मिनट में करके बैठ जाता। बस फिर पूछो, बोलने को पूछो, जो पूछना है पूछो। अपने पास स्टैटिक प्रॉमिस आ गया, डायनामिक आ गया, हम राजा है। सबसे पहला तो बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो गया, 50% काम पूरा हो गया। स्क्रिप्ट बना ली, बाकी का 50% पूरा। फिर पूछो जो पूछना है, नंबर सब रेडी है हमारे पास, बोलते जाओ, बस बैठे बैठे बोलते जाओ। इसको एक लाइन में बोलना है, सर आपको जीवन में सब कुछ मिलने वाला है लेकिन डिले से मिलेगा। एकदम सिंपल बात है। तो चलो आपकी जो जो क्वेरीज है वो पहले बताओ, या कोई कुंडली रेक्टिफाई करनी है तो वो बताओ, या आपने की हो और उसमें कुछ डाउट है तो वो बताओ।